एनसीईआरटी के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो यह कक्षा 10वीं के इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई सारे प्रश्न हैं। इसमें 12 प्रश्न हैं। हम 12 प्रश्नों का व्याख्या सहित चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोगों को उन प्रश्नों में से पहले से उत्तर पता है तो हमें अंत में जरूर बताइएगा कि आप लोग 12 में से कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप तथा डी पश्चिमी एशिया। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है यूरोप। इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ व्याख्या देख लेते हैं हम। जर्मनी और इटली से जुड़ी यह प्रश्न था। तो जर्मनी के बारे में पहले देखते हैं कि मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों प्रसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। इसके पहले यह भूभाग अर्थात जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य तथा प्रसा राजतंत्र अपने आर्थिक तथा राजनैतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं। अब इटली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इटली आधिकारिक रूप से इतालीय गणराज्य दक्षिणी यूरोप का एक देश है। यह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है और इसका क्षेत्र काफी हद तक इसी नाम के भौगोलिक क्षेत्र के साथ मेल खाता है। देखते हैं वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रोला हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश तथा डी जारशाही वंश। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बुर्बो वंश। इस प्रश्न से जुड़ी हुई जानकारी को देख लेते हैं। वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस यूरोप के देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन हुआ करता था जो 1814 से 15 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी ऑस्ट्रिया के राजनेता मेटरनिख ने की थी। वियना कांग्रेस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना दी गई। इसकी स्थापना वैधता के सिद्धांत के तहत की गई थी। इस सिद्धांत के तहत पुराने राजवंशों का उद्धार कराने, उनका खोया हुआ राज्य दोबारा देने की बात की हुई थी, जिनका नेपोलियन ने युद्ध के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया तथा ऑप्शन डी प्रसा। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न से जुड़ी हुई व्याख्या को देख लेते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी भी इटली की तरह एक भौगोलिक मात्र सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र था। जर्मनी तथा इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में एकता का अभाव था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का घोर विरोधी था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो पाए। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी पिछड़ा हुआ और विभाजित देश था। फिर भी जो था, जर्मनी एवं इटली के देशभक्त जो थे एकीकरण के लिए पूरी तरह से जी जान से लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे। हमारा चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इस प्रश्न का ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, सी फिलिखटारिया, डी डायट। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कार्बोनरी। अब मेजनी से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। मेजनी इटली के एक गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था, जिसके लिए गणतांत्रिक विचार बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। इसके अलावा वह साहित्यकार भी था। एक शब्द में अगर कहा जाए तो मेजनी इटली का मसीहा था, जिसने लोगों को एकता के सूत्र में डाला। यही नहीं, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को आजाद कराने की मेजनी ने कोशिश की। वह कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तथा ऑप्शन डी गृह मंत्री। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री।
इटली के एकीकरण में जो काबूर का योगदान था उसको समझने की कोशिश करते हैं। इटली के एकीकरण में काबूर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने अपने कूटनीतिज्ञ चातुर से इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग प्राप्त किया और उनकी सहायता से स्वतंत्र इटली का निर्माण किया। वह इस आंदोलन का मस्तिष्क कहलाता है। 1852 में उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 1861 तक इस पद पर वह कार्य करता रहा। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाविक। इस प्रश्न से जुड़ी हुई अर्थात गैरीबाल्डी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देख लेते हैं। ग्यूसेप गैरीबाल्डी एक सैन्य नेता थे जिन्होंने 1800 के दशक के मध्य में इटली को एकजुट करने वाला आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह इतालवी लोगों के उत्पीड़न के विरोध में खड़े थे और उनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर लोगों को प्रेरित किया। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, जो कि आपके प्रश्न में मेंशन था। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन 3, ऑप्शन डी बिस्मार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट और जर्मन राज्य से जुड़ी हुई कुछ बातें। राइन के परिसंघ राज्य, जिसे केवल राइन परिसंघ या राइन परिसंघ के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रिया और रूस को ऑस्ट्रेलिज की लड़ाई में हराने के कुछ महीने बाद नेपोलियन के आदेश पर स्थापित जर्मन ग्राहक राज्यों का एक परिसंघ था। इसके अलावा उन्होंने 16 जर्मन राज्यों के संघ को राइन के परिसंघ की स्थापना कर दी। परिणाम स्वरूप जर्मनी और भी अधिक एकजुट हो गया। राइन परिसंघ का अंत तब हुआ जब 1813 और 1815 में लगातार नेपोलियन को लिपजिंग और फिर वाटरलू में 2 बार पीटा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, जालविरिन एक संस्था थी किनकी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यापारियों की। हम इस प्रश्न से जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह एक आर्थिक अर्थात व्यापारिक संगठन था जिसे 1832 ईस्वी में प्रसा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर एक चुंगी समझौता करके बनाया हुआ था। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। हमारा 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क तथा डी विलियम प्रथम। इस प्रश्न के सही उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बिस्मार्क, अर्थात बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। इस प्रश्न से जुड़े अर्थात रक्त एवं लौह की नीति एवं बिस्मार्क से जुड़े कुछ बातें जान लेते हैं। सन 1862 ईस्वी में जर्मनी नेता जो बिस्मार्क था, उसने एक भाषण दिया। उस भाषण का शीर्षक था रक्त और लोहा, जो आगे चलकर एक नीति बन गया। रक्त और लौह की नीति में शत्रुओं के प्रति निर्ममता, तलवार का प्रयोग, कठोरता तथा रक्तपात की नीति निहित हो गई थी। नीति ने दुश्मनों के खिलाफ हिंसक आतंकवाद का तरीका अपनाया। उसने कई आंतरिक विद्रोहों को दबा दिया और बाहरी आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा की। हमारा 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी 1866, सी 1870, डी 1871। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1871। इस प्रश्न से जुड़ी अर्थात फ्रैंकफर्ट की संधि और 1871 से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि प्रसा फ्रांस युद्ध के अंत में 10 मई 1871 को हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच 10 मई 1871 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? इसके लिए ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की तथा ऑप्शन डी पोलैंड। देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यूनान। इस प्रश्न से जुड़ी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत हमेशा के लिए बना रहा, क्योंकि यूनान यूरोप का सबसे प्राचीन देशों में रहा है। यूरोप में सबसे पहले सभ्यता का विकास यूनान में ही शुरू हुआ था और यूनान की सभ्यता यूरोप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यूनानी सभ्यता का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। आधुनिक पश्चिम
संस्कृति की शुरुआत यूनान से ही शुरू हुई थी। इसलिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान ये हमेशा के लिए यूरोप वासियों के लिए तथा यूरोप के विद्वानों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। हमारा 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? दोस्तों, मैंने शुरू में आप लोगों से एक निवेदन किया था कि यदि आप लोगों को इन प्रश्नों का सही-सही उत्तर पता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 12 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो हमें कमेंट करके इसे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमसे जुड़ जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में हम यूरोप के राष्ट्रवाद से जुड़े रैपिड फायर से 40 सवाल लेकर के आने वाले हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्की। इस प्रश्न से जुड़ी कुछ जानकारी देखते हैं। एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की साम्राज्य के बीच हुई थी। इस संधि के अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान ने सर्बिया को स्वायत्तता प्रदान की और यूनान के लिए भी स्वायत्तता का वादा किया।